आज मैं आप लोगों को देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास के संबंध में बतलाने जा रही हूँ। वस्तुतः वाचिक एवं ध्वन्यात्मक भाषा अस्थायी नहीं होती। उसे अस्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है और जिस प्रकार भाषा के द्वारा भावों का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति के कोश को सुरक्षित रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। ये तो हुआ लिपि। अब आप जान गए लिपि क्या है। और अब हम देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर विचार करेंगे। देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास के संबंध में विचार करते हुए मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि देवनागरी लिपि भारत की सबसे अधिक संपन्न, समृद्ध, शास्त्रीय और बहुप्रयुक्त वैज्ञानिक लिपि है। वस्तुतः यह ब्राह्मी लिपि का ही विकसित रूप है। कुछ लोग जैसे डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप, कुपेरी आदि विद्वानों का कहना है कि यह विदेशी लिपि से विकसित है, किंतु आज इस बात को अनुसंधानों द्वारा, खोज के द्वारा साबित किया जा चुका है कि ब्राह्मी लिपि पूर्णतया भारतीय लिपि है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने ब्राह्मी लिपि के संबंध में विचार करते हुए लिखा है, असल बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष के आर्यों की अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। डॉक्टर सक्सेना के अतिरिक्त डॉक्टर राजबली पांडे, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, श्री आर राम शास्त्री, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि ने भी इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि भोलानाथ तिवारी और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के निम्न कथन को उद्धृत करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि जितने प्रमाण मिलते हैं, चाहे प्राचीन शिलालेख की अक्षरों की शैली हो, चाहे साहित्य के उल्लेख की, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन कला अपनी प्रौढ़ावस्था में थी। उनके आरंभिक विकास का पता नहीं चलता। ऐसी दशा में यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और इस परिपक्व रूप में वह किन किन परिवर्तनों के बाद पहुंची। निश्चय के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि विषय के प्रमाण जहाँ तक मिलते हैं, वहाँ तक ब्राह्मी अपनी प्रौढ़ावस्था में और पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता। अतः स्पष्ट है, ब्राह्मी लिपि किसी विदेशी लिपि से उत्पन्न लिपि नहीं है, वरन पूर्णतः भारतीय लिपि है। भारत की समुन्नत लिपियों का विकास प्राय इसी लिपि से हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से देवनागरी लिपि का मूल संबंध, सबसे प्राचीनतम रूप इसी लिपि से माना गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि से प्रसूत होने के कारण देवनागरी लिपि भी भारतीय लिपि है। इन दोनों का संबंध असंदिग्ध है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में सभी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान सांकेतिक चिन्हों से संबंध जोड़ते हैं, तो कुछ आर्यों से, कुछ द्रविड़ों से और कुछ वैदिक चित्र संकेतों से मानते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति के मूल में चाहे आर्य, द्रविड़ या किसी अन्य जाति के लोग हों अथवा जो भी अन्य कारक तत्व हों, इतना तो स्पष्ट है कि मौर्य काल में यह दीर्घ समय तक समस्त भारत की राष्ट्रलिपि बनी रही। उसमें पर्याप्त वाङ्मय की रचना भी हो चुकी थी। इसके सबसे प्राचीनतम नमूने लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक के मिलते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों की लिपि यही रही है। कालांतर के साथ साथ इसके उत्तरी तथा दक्षिणी भारतीय स्वरूपों में भेद होने लगा और 350 ईस्वी तक ब्राह्मी के स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन होने लगा। इस प्रकार उसका विभाजन स्पष्टतया 2 श्रेणियों में हो गया, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली का मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचार हुआ और दक्षिणी शैली दक्षिणी भारत में प्रचलित रही। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से देवनागरी, गुजराती, बंगाली, आसामी, उड़िया, कश्मीरी और गुरुमुखी लिपियाँ निकली और उसकी दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियाँ उद्भूत हुई। 4वीं शताब्दी की उत्तरी ब्राह्मी शैली का नाम गुप्त लिपि है। इस लिपि का व्यवहार ईसा की 4th और 5वीं शताब्दी में होता रहा है।
गुप्त वंशीय राजाओं के नाम पर इस लिपि का नाम गुप्त लिपि पड़ा। इसमें प्रायः गुप्त वंशीय राजाओं के ही लेख प्राप्त होते हैं। गुप्त लिपि के अक्षरों के तत्कालीन रूप प्राचीन शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों पर देखे जा सकते हैं। गुप्तों के समय में कई अक्षरों की आकृतियां नागरी से कुछ कुछ मिली हुई होने लगी। सिरों के चिन्ह जो पहले बहुत छोटे थे बढ़कर कुछ लंबे बनने लगे और स्वरों की मात्राओं के प्राचीन चिन्ह लुप्त होकर नए रूपों में परिवर्तित हो गए। गुप्त लिपि के विकसित रूप का कल्पित नाम कुटिल लिपि रखा गया। इसका प्रचार 6वीं से 9वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में रहा। कालांतर में इस कुटिल लिपि का विकास 2 शैलियों में हुआ, प्राचीन नागरी और शारदा लिपि। 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इस कुटिल लिपि से ही प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ, जो कि मूलतः उत्तरी लिपि है, किंतु दक्षिण में नंदी नागरी के नाम से इसका अस्तित्व मिलता है। इसी प्राचीन नागरी के पश्चिमी रूप से आधुनिक देवनागरी, गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री आदि का विकास हुआ और इसके पूर्व कैथी, मैथिली तथा बंगला आदि लिपियों का विकास हुआ। वैसे तो वर्तमान नागरी से मिलती जुलती लिपि का प्रयोग 10वीं सदी से ही मिलने लगा था। देवनागरी लिपि ब्राह्मी के प्राचीन नागरी के विकास में आगे की एक कड़ी है। इसका वर्तमान रूप 10वीं शताब्दी में बनने लगा था। धीरे धीरे इसकी वर्णमाला में विकास हुआ। आरंभ में इसके वर्ण शिरोरेखा से रहित होते थे। अ, घ, म, प, श और स के सिर 2 भागों में बटे थे। 11वीं शताब्दी की लिपि में पर्याप्त विकास होता गया और 12वीं शताब्दी तक यह लिपि अपने वर्तमान रूप को प्राप्त होती गई थी। फिर भी ई और घ की आकृति पुरानी ही है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के निम्न कथन उद्धृत करते हुए लिखा है, ईसा की 10वीं शताब्दी में उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की नाई अ, आ, घ, प, म, य, श और स के सिर 2 अंशों में विभक्त मिलते हैं, परंतु 11वीं शताब्दी से ये दोनों अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर इतना लंबा रहता है जितनी कि अक्षर की चौड़ाई होती है। 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी लिपि से मिलती जुलती है और 12वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है। ईसा की 12वीं शताब्दी से लगातार अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आ रही है। संक्षेप में हम इतना कह सकते हैं कि ब्राह्मी ने ही गुप्त और कुटिल लिपि के रूपों में विकसित होते हुए 10वीं शताब्दी की प्राचीन देवनागरी लिपि की परिवर्तित एवं परिवर्तित वर्णमाला के मूल विकास में आधुनिक देवनागरी लिपि को जन्म दिया। यह सबसे अधिक संपन्न, सर्वांगपूर्ण, समृद्ध और भारत की सर्वाधिक प्रचलित एवं बहुप्रयुक्त लिपि है। हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी तथा मध्य भारत, हिमाचल प्रदेश की बोलियों के अतिरिक्त बिहार की बोलियों तथा दक्षिण भारत की अनार्य भाषाओं मुंडा, संथाली एवं नेपाली आदि भाषाओं के लिखने में आज इसका ही प्रयोग हो रहा है। इसके प्रसार एवं विस्तार को ध्यान में रखकर ही आज वर्तमान भारतीय संविधान में इसे राज्य एवं राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकृत किया गया है। संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा लिखने के आलेखन में प्रयुक्त होने के कारण यह निखिल भारतीय लिपि है। भारत की एकता के लिए आज इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि इस लिपि में सभी प्रादेशिक भाषाएं लिखी जाएं। एक विकासशील एवं वैज्ञानिक लिपि होने के कारण इसका भविष्य नितांत उज्ज्वल है। धन्यवाद।